हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसका चैप्टर 2। ये जो चैप्टर 2 है इससे संबंधित थ्योरी क्लासेस हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी क्लासेस है इसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक करके हमने इस पूरे चैप्टर के करीब 11 वीडियोज़ आपको उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग वीडियो नंबर 12 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो नंबर 12 है इसमें 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम आपको डिस्कस करेंगे, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसको शेयर करेंगे। ठीक है, आइए टॉपिक है परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण ये क्या चीज़ होती है, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो परावैद्युत होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। लेकिन दोनों ही प्रकार के, चाहे वो ध्रुवीय हों चाहे अध्रुवीय हों, अगर जो हम इनको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वे ध्रुवित हो जाते हैं। और ध्रुवित होने के बाद देखिए उनमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बात को समझिएगा। जैसे हमने कहा कि यह कोई स्थान है जहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तो जो परावैद्युत पदार्थ होता है इसके अणु सब इधर उधर अभिविन्यस्त रहते हैं। एक प्लस इधर माइनस इधर, इसका प्लस इधर माइनस इधर, इसका प्लस इधर माइनस इधर, कुछ इस तरह से परावैद्युत पदार्थ जो है इधर उधर अभिविन्यस्त रहते हैं। अब इनमें हर एक अणु जो होता है उसके पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। जैसे ये वाला एक अणु है तो इसमें पी वेक्टर होगा और इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। इसी तरह से इसके पास भी एक पी वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, और इसमें भी होगा माइनस से प्लस की तरफ, इसमें भी माइनस से प्लस की तरफ। तो हर एक अणु में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और उसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, लेकिन इस पूरे मटेरियल में अणु इस तरह से अभिविन्यस्त रहते हैं, इधर उधर घूमे रहते हैं, जिससे कि नेट इसका पी वेक्टर जो होता है वो शून्य होता है। इसमें कोई नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर जो हम इसी मटेरियल को वैद्युत क्षेत्र में रख दें, कहाँ रख दें? वैद्युत क्षेत्र में, मतलब ऐसी कंडीशन में कि वैद्युत क्षेत्र नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब शून्य नहीं है। यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र ज़ीरो था, यहाँ पर अब वैद्युत क्षेत्र ज़ीरो नहीं है। अगर जो हम ऐसी जगह पर इस मटेरियल को रख देते हैं, इस पदार्थ को रख देते हैं जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज़ीरो नहीं है, तो ये हर एक अणु एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह घूम करके वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में संरेखित हो जाता है। तो इसका प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस माइनस इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सभी पी वेक्टर एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, पी वेक्टर सब किधर हो जाते हैं? एक दिशा में। अब इसका नेट पी वेक्टर जो होता है वो जीरो नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ होता है। तो हम कहते हैं कि इस पदार्थ में एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया है। तो यहाँ पर ये जो इसका पी वेक्टर आएगा वो अब ज़ीरो नहीं है, वो ज़ीरो नहीं है, बल्कि इसका कुछ ना कुछ मान होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये जो परावैद्युत होते हैं ये नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को देख करके कोई मटेरियल होता है वो कम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ग्रहण करता है, कोई ज़्यादा ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमने वैद्युत क्षेत्र कितना लगाया है, उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, इस बात पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक राशि बनाई गई जिसको हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। हम इसके एकांक आयतन में देखेंगे कि कितना परावैद्युत, हम इसके एकांक आयतन में देखेंगे कि कितना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है। उसी को हम कह देंगे, एक राशि के रूप में व्यक्त कर देंगे, जिसको हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए इसको हम लिखे ले रहे हैं। परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है? किसी परावैद्युत को किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर, कैपिटल P लिख सकते हैं, P वेक्टर उसका या परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति। ये क्या चीज़ होती है, आइए समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर जो दो प्लेटें हैं और इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, तो यहाँ पर इसमें हमने वैद्युत क्षेत्र लगा रखा है E0। शुरुआत में इसको प्लस चार्ज दिया था प्लेट को, इसको माइनस दिया था, और E0 वैद्युत क्षेत्र इसमें मौजूद है। ठीक है, जब हमने परावैद्युत मटेरियल इसके बीच में भर दिया तो ये परावैद्युत क्या करता है, अपने अंदर एक तरह का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसकी डायरेक्शन इधर को हो। तो नेट वैद्युत क्षेत्र इसके बीच में कितना होगा, तो हमने कहा नेट वैद्युत क्षेत्र होगा E0 माइनस EP, इतना वैद्युत क्षेत्र बचता है। ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं समानीत वैद्युत क्षेत्र, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या समानीत वैद्युत क्षेत्र इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो हम वैद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत को रख देते हैं तो वो ध्रुवित हो जाता है और उसके प्रति एकांक आयतन में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण, और उसको हम प्रदर्शित करते हैं P वेक्टर से। ठीक है, उसको कैसे, P वेक्टर से। अच्छा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी एक वेक्टर राशि है, तो हम E वेक्टर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रयोगों द्वारा ये देखा ये जाता है कि ये जो P वेक्टर होता है ये E वेक्टर के समानुपाती होता है। तो हम इस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी परावैद्युत का ध्रुवण, किसी परावैद्युत का ध्रुवण समानीत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समानीत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, चलिए यहाँ पर P वेक्टर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ध्रुवण P वेक्टर समानीत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, फिर देखिए क्या करेंगे, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब अनुक्रमानुपाती होती है P वेक्टर अनुक्रमानुपाती E वेक्टर, समानुपाती का निशान हटाने पर एक कांस्टेंट आता है साई, इसको साई E कहते हैं, और ऐसे। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे साई E एक कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति। क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, वैद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये हो गया परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, परावैद्युतांक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक क्या चीज़ होती है समझिएगा। देखिए, परावैद्युतांक एक तरह की परावैद्युत की ताकत होती है, क्षमता होती है कि उसने कितना वैद्युत क्षेत्र कम किया है। ठीक है, तो इस बात की तुलना हम वैद्युत क्षेत्र से ही कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र था E0 और जो अंत में क्षेत्र जिसको हम कहते हैं समानीत वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, परावैद्युतांक क्या होगा, हम लिख सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी परावैद्युत की या किसी परावैद्युत के सिरों पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र E0 तथा समानीत
वैद्युत क्षेत्र, उसको ई से लिखते हैं, ई वेक्टर लगा सकते हैं, के अनुपात को उस पदार्थ का या उस परावैद्युत का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, और इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युतांक के कहते हैं। अब देखिए के बराबर क्या फार्मूला बनेगा, ई नॉट अपॉन ई। ठीक है, जहाँ ई क्या है, जो लगाया गया वैद्युत क्षेत्र है वो है, और ई क्या है, समानीत वैद्युत क्षेत्र जो बाद में बचा। जैसे कि हमने 10 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र लगाया और आखिरी में बचा 4, तो 10/4 ये हो गया परावैद्युतांक के 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है, जैसे कभी कभी कहता है कि किसी मटेरियल का, किसी पदार्थ का परावैद्युतांक 80 है, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर जो के की वैल्यू 80 है तो इसका मतलब 80 बराबर ई नॉट अपॉन ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई नॉट जो है वो कितना है, 80 ई, और ई बराबर कितना हुआ, ई 0 अपॉन 80। ठीक है, मतलब ई 0 का 1/80 भाग ई बचा। इसका मतलब क्या है, हमने कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि ये जो ई नॉट है उसका 1/80 हो गया वैद्युत क्षेत्र का, मतलब वैद्युत क्षेत्र 80 गुना कम हो गया। तो किसी पदार्थ का परावैद्युतांक अगर जो 80 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वहाँ पर उपलब्ध वैद्युत क्षेत्र को 80 गुना कम कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए किसी पदार्थ का परावैद्युतांक 2.5 है, इसका मतलब वो उस स्थान पर उपलब्ध वैद्युत क्षेत्र को 2.5 गुना 2.5 गुना कम कर देगा। ठीक है, ये परावैद्युतांक का मतलब होता है। तो यहाँ पर कोई भी परावैद्युत पदार्थ ऐसा नहीं होता है जो वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ा दे, हमेशा वैद्युत क्षेत्र के मान को यह घटाता ही है। तो इसका मतलब हमेशा E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी और E की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो इसका मतलब K की वैल्यू जो होगी ये ज़्यादा और ये कम है, तो हमेशा भाग करने पर जो मान आएगा वो 1 से बड़ा होगा। तो K का मान सदैव कितना होता है, K का मान सदैव 1 से अधिक होता है। कितने से, 1 से अधिक, 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी जो हमने बता दी है। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में आपके एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है तीनों चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।